रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने 3 सेक्शन किए, सेक्शन 22, 23 और 20। सेक्शन 22 के अंदर क्या पढ़ा था? वहां पे आपको लिमिट्स दी हुई थी कि अगर आपकी टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 3 लिमिट्स थी, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। कुछ स्टेट्स के लिए 10 लाख, कुछ के लिए 20 और सर्विस वालों के लिए बची हुई स्टेट्स के लिए कितनी थी? 40 लाख। तो 3 ही हमने लिमिट्स पढ़ी थी और कुछ सबसेक्शन और देखे थे कि पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड थे तो नए में आना पड़ेगा, ट्रांसफर है, अमेलगमेशन है तो जीएसटी लेना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 22 में मेजरली जो हमने चीज पढ़ी वो लिमिट्स पढ़ी थी, ठीक है। बाकी छोटे छोटे सबसेक्शन थे, 3 लिमिट पढ़ी थी, 10 की, 20 की और 40 की। अगर आप इससे एक्सीड करोगे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पहली बात ये थी। फिर हमने सेक्शन 24 पढ़ा, इसके अंदर 11 पॉइंट्स पढ़े। सेक्शन 24 में ये 11 पॉइंट्स वो थे जिनकी लिमिट एक्सीड हो ना हो कोई लेना देना नहीं है, इनको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। मतलब सेक्शन 24 हमारा सेक्शन 22 को क्या कर देता था? ठीक है। तो सेक्शन 22 में पढ़ी सेल इतने से ऊपर होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन अगर सेक्शन 24 के 11 में से आप किसी भी पॉइंट में फॉल कर गए तो लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ये बात थी। फिर हमने सेक्शन 23 किया। सेक्शन 23 में कितने पॉइंट्स थे? 4। पहला पढ़ा था कौन सा? एग्रीकल्चर से पहले 100% एग्जेम्प्ट। अगर आप ऐसे गुड्स या सर्विस में डील करते हो जो 100% क्या है? एग्जेम्प्ट, यानी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज ही नहीं होना। तो उन्होंने कहा अगर जीएसटी चार्ज ही नहीं होना तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कंडीशन ये थी कि सारे के सारे पैसे पे जीएसटी चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपका काम 100% एग्जेम्प्ट का है तो जीएसटी नहीं लेना, कुछ एग्जेम्प्ट कुछ टैक्सेबल है फिर लेना पड़ेगा, फिर अलग पॉइंट चलेगा। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा था? एग्रीकल्चर। एक तो एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए और दूसरा जो काम करे वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड यानी खेती का काम होना चाहिए। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है बिजनेस के पर्पज से कर रहा है तो फिर उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर तो लेना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो और जो आपका काम है, जो आप काम कर रहे हो वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड है यानी खेती कर रहे हो अपनी, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी सेल ज्यादा भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट हो गए थे। फिर तीसरा क्या था? कौन सा था? नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट्स। गवर्नमेंट कहती है कि नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट्स हैं उन केसेस में हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं। क्यों? इन केस ऑफ इंटरस्टेट, प्लस इंटरस्टेट भी लेना। यानी कि अगर मान लो राजस्थान में है कोई पर्सन है, वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट अच्छे बनाता है तो, लेकिन बनाता उसकी सेल वैल्यू अभी कम है, थोड़ी सेल करता है, 2-3 लाख की सेल होती है, लेकिन वो सेल होती है उसकी दूसरी स्टेट्स में। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट बनाते हो लेकिन आपकी सेल इंटरस्टेट है, तो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन से बाहर रह सकते हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है हैंडीक्राफ्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। लोगों की हाथ से बनी हुई चीजें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है, इनका गवर्नमेंट कहती है चलन कम होता जा रहा है, हम ज्यादातर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। तो इंपोर्टेड की जगह जो इंडिया के बने हुए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा बिके, इसलिए ऐसे जो लोग हैं, जो छोटे लोग हैं जिनकी सेल कम है लेकिन बेचते इंटरस्टेट है, तो उनको हमने एग्जामिशन के अंदर कवर कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ये पॉइंट था। और नेक्स्ट जो डी अभी हमने पढ़ना है, अच्छा सी के पॉइंट थे ना आपके, क्या चीज? हाँ, लिमिट एक्सीड होगी फिर तो लेना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड, ये आपके अलग पार्ट है, चलो इसको अलग कर दो। ये 2 आपके अलग थे और ये 4 अलग है। एक था नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट, दूसरा कौन सा था? रिवर्स चार्ज वाला। रिवर्स चार्ज वाला क्या कहता था? अगर आपकी सारी की सारी सर्विस रिवर्स चार्ज के अंदर है, जैसे जीटीए वाला, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। आप ट्रांसपोर्ट वाले हो, आपको कुछ टैक्स पे नहीं करना, आपका सारा टैक्स रेसिपिएंट पे करता है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन दिलाने का कोई फायदा नहीं है, वो बाहर था। तीसरा कौन सा था?
इंटरस्टेट ऑफ सर्विसेज। मान लो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप सीए हो, तो आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप यहाँ के भी आपके लोकल क्लाइंट हो गए, दूसरी स्टेट के भी क्लाइंट है, तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो जो कि इंटरस्टेट है, तो सेक्शन 24 के अंदर फॉल नहीं करोगे, सेक्शन 23 आपको बचा लेता है। इंटरस्टेट सर्विस देते हो तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ लिमिट एक्सीड करेगी फिर तो लेना पड़ेगा, तो तब आप कहाँ जा रहे हो, सेक्शन 22 में जा रहे हो, ठीक है। लेकिन सेक्शन 24 की जो कंडीशन थी, इंटरस्टेट वालों को जो है रजिस्ट्रेशन लेना है, उस केस में आपको सेक्शन 23 बचा लेता है कि इंटरस्टेट वालों को लेना है, लेकिन इंटरस्टेट सर्विस वालों को नहीं लेना। क्लियर है? लिंकिंग करी थी हमने लास्ट क्लास में, एग्जांपल्स करे थे। एक ये लास्ट आपका रह गया, ये और देखते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझना, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारा 22, 23, 24 खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हमने काफी कर लिए थे, उसके बाद फिर हम प्रोसीजर समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी हमने 22, 23, 24 में पढ़ा रजिस्ट्रेशन कराना किसको है, फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो वो कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फॉर्म फिल किया जाएगा, फिर वो सब समझेंगे। तो पहले इसको खत्म करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, आना पेज नंबर 23 डी पॉइंट, इसको खत्म करके आगे चलते हैं। कहता कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। तीन चीजें बोल दी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन प्लस इंटरस्टेट प्लस नोटिफाइड। अच्छा, हमने सेक्शन 24 में पढ़ा था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो रजिस्ट्रेशन लेना है, लेना है, लिमिट कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज पढ़ी थी, इंटरस्टेट हो तो लेना है, इंटरस्टेट हो तो भी लेना है, ठीक है। अब यहां पे इसने क्या कहा, कहता कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है हैंडीफाइड गुड की अप टू 20 लाख, क्योंकि अगर 20 लाख से एक्सीड कर गया फिर तो सेक्शन 22 में लेना ही लेना है। ये आपको सिर्फ कब तक बचा रहा है, सेक्शन 22 से नहीं बचाता, सिर्फ सेक्शन 24 से बचाता है। तो ध्यान रखना, ये जो पॉइंट्स है नीचे वाले, ये मेरे को सिर्फ सेव करते हैं सेक्शन 24 से, 22 से सेव नहीं करते, क्योंकि इनका लिमिट से कोई लेना देना। अब क्या कहते हैं समझना। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला है, कोई राजस्थान का, कोई जयपुर का कोई पर्सन है, दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा या हिसार में ट्रेड फेयर लगा, वो यहाँ आके प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है ज्यादा से ज्यादा बिकने चाहिए। अब ट्रेड फेयर पे वो आएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, तभी तो उनका प्रोडक्ट बेचेगा। और ट्रेड फेयर वालों को क्या बोला गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो सेक्शन 24 कहता था कि भाई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को लेना है, लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हो तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 23 आपको बचा लेगा। क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल ज्यादा से ज्यादा हो। ये छोटे पर्सन है, इनका ज्यादातर बिकता ही इंटरस्टेट है, क्योंकि राजस्थान में कोई नहीं लेगा हैंडीक्राफ्ट, इनके वहां तो बहुत इजीली मिल जाते हैं। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स कौन ज्यादा लेंगे, राजस्थान के बाहर के लोग, तो इसलिए इंटरस्टेट पे फोकस किया है। कहता एज वी हैव सीन अर्लियर एज पर सेक्शन 24 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन राइबल है, थ्रेशोल्ड लिमिट चाहे क्रॉस हो चाहे ना हो। हाउएवर कुछ कैटेगरी जो है यहां से एग्जम्प्ट करी है, कौन सी, पहला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इंटरस्टेट सप्लाई होनी चाहिए किसकी, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, या फिर नोटिफाइड प्रोडक्ट्स। ऊपर हम पढ़ के आए थे कि नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नोटिफाइड प्रोडक्ट दोनों को कवर किया था, इसमें भी दोनों को कवर किया था, इसमें भी दोनों को कवर किया हुआ। प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड से बने होने चाहिए, थोड़ी बहुत मशीनरी चल जाएगी, लेकिन मशीन ओरिएंटेड नहीं हो, हैंड ओरिएंटेड, हाथ से बनी हुई चीजें हो, तभी हम उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं। कंडीशन लगा दी, सीटीपी जो अवेलिंग बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर दिस, सीटीपी जो है इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठा रहा हो। ये आपको लास्ट क्लास में बताई थी, आना पीछे आ रही है, हाँ पेज नंबर 7.23 में दिया था हैंडीक्राफ्ट वाले के लिए, कि भाई हैंडीक्राफ्ट वाला जो है अगर इंटरस्टेट बेचता है, देखो कोई भी चीज हम इंटरस्टेट बेचते हैं, हमें उसका ई वे बिल जनरेट करना होता है, ठीक है। ई वे बिल हम पढ़ेंगे इनवॉइस के चैप्टर में। एक तरह से ई वे बिल का मतलब क्या होता है, जो हमारा बिल हम काट रहे हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाना होता है, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि इस चीज की मूवमेंट यहां से यहां चल रही है। तो ई वे बिल जब भी हम जनरेट करते हैं वो हमसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। अब इंटरस्टेट कोई भी सेल करेगा उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सेक्शन 24 कहता है अगर आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट बेचना है तो रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा।
तो जो भी पर्सन ई वे बिल जनरेट कर रहा है यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज रहा है उसके पास रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, एक्सेप्ट इस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले के पास नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या दी हुई है, छूट दी हुई है कि आप इंटरस्टेट भेज सकते हो बिना जीएसटी लिए। तो अब ये ई वे बिल कैसे काटेगा, इनके लिए अलग ऑप्शन होता है, ये अपने पैन नंबर पे भी ई वे बिल काट सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि ये जो आपकी पेज नंबर 7.23 पे कंडीशन थी, पैन नंबर होना चाहिए और ई वे बिल जनरेट होना चाहिए, सेम कंडीशन डाल दी यहाँ पे भी। इसके लिए भी सीटीपी के पास पैन नंबर होना चाहिए और उसको ई वे बिल जनरेट होना चाहिए। दूसरी, एग्रीगेट वैल्यू जो है 20 लाख या 10 लाख जो भी है उससे क्या हो, कम, क्योंकि एग्रीगेट वैल्यू क्रॉस कर गई फिर तो आप सेक्शन वाइज में लायबल होइगे। तीसरी, 40 में क्यों नहीं आया? कौन सा 40 की लिमिट भी तो होती है, 40 की लिमिट 40 के एक लिमिट 40 की भी तो होती है। नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट माफ किया ना हमने, सिर्फ इंटरेस्ट माफ किया। आपके नीचे जो दी हुई है 20 लाख एंड 10 लाख इन केस ऑफ दिस, हाँ इंटर है ना, ठीक है। जो आपकी 40 लाख है वो एक तो सर्विस पे नहीं लगती, तो सर्विस वाले में वो नहीं था, एक वो आपकी इंटर पे नहीं लगती, इंट्रा हो तभी 40 वाले में आएंगे, तो वहां से बाहर होगा, ठीक है। तो सेकंड 10 लाख या 20 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, सच पर्सन ने पैन नंबर ले रखा और जनरेट कर रखा ई वे बिल, उनकी फिर एक अलग से भी नोटिफिकेशन निकाल रखी। तो पहली और तीसरी एक ही बात है, पहली नोटिफिकेशन आपकी जो थी एज अ जनरल आई थी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए आई हुई है, और तीसरी जो है सीटीपी के लिए, तो दोनों बात एक ही कह रही है। बट इसके अलावा अगर कुछ और भी कंडीशन कह रही होगी तो वो भी फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर है तक? तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट पहले हमने कर भी रखा था, ठीक है, सेक्शन 24 तक हमारा हो भी गया था, एक बार समझ हो गया। अब पढ़ते हैं, इसका एक केस है नीचे छोटा सा, ये केस करते हैं फिर आपका खत्म है। लायबिलिटी टू रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक सर्कुलर आया 2018 में, उसने कहा मिस्टर ए सेल करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ मिस्टर बी, जो कौन है, कमीशन एजेंट। मिस्टर बी कौन है, कमीशन एजेंट, और मिस्टर बी ए अपना प्रोडक्ट बेचता है मिस्टर बी के थ्रू, एज पर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, जो एपीएमसी एक्ट बना हुआ है उसके थ्रू। मिस्टर बी आइडेंटिफाई करता है बायर को, यानी बायर ढूंढ के लाता है, और सेल करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिस्टर ए के बिहाफ पे, और चार्ज क्या करता है, कमीशन। इन केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय मिस्टर बी टू द बायर, बिल कौन काट रहा है, मिस्टर बी काट रहा है बायर को। मिस्टर बी इज एन एजेंट एज कवर्ड अंडर पैरा 3, कुछ याद आया? अगर मिस्टर बी अपने नाम से बिल काट रहा है तो वो एजेंट बन गया, एज पर पैरा 3 शेड्यूल 1 में पढ़ा था। और हैंस इन सच केस द सर्विस सप्लाइड बाय कमीशन एजेंट बाय मिस्टर बी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको भी सप्लाई माना जाता था। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए थे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है कमीशन एजेंट की, इन सच केसेस हैव बीन एग्जामिन्ड और क्लैरिफाई की गई। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या कहता है, पहला तो सिंस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम्प्ट है। पहली बात तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेल परचेज की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है हमारा, एग्जाम्प्ट है। ये चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का, वहां पे उसने बता भी दिया, कहता है चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे ये चीजें, एग्जाम्प्ट है। सच कमीशन एजेंट even when they qualify as schedule 1 are not liable to be registered। और जब एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो अगर आप एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट में भी डील करते हो 100% एग्जाम्प्ट में, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है? सेक्शन 23 कहता है अगर आप 100% एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट में भी डील कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किस जो हो रही है आपकी यहाँ ट्रांजेक्शन, वो क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्प्ट है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरा कहता एज वी हैव ऑलरेडी सीन एज पर सेक्शन 24 पर्सन लायबल फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। अकॉर्डिंगली कमीशन एजेंट विल लायबल टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजन ओनली व्हेन बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पहला प्रिंसिपल होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन, और जो सप्लाई कर रहा है एजेंट वो क्या होनी चाहिए,
टैक्सेबल। एक हमने ऊपर भी कंडीशन पढ़ी थी सेक्शन 24 के अंदर, आपको ध्यान हो तो सेक्शन 24 क्या था, उसके 11 में से एक पॉइंट था आप किसी दूसरे के बिहाफ पे बेच रहे हो। आगे ध्यान, आप अगर किसी दूसरे के प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बिहाफ पे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। अब क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी इस केस में वो समझना। दो व्यू आगे थे। अब एजेंट, जिस एजेंट की बात हो रही है, पहली बात वो एजेंट बेच रहा है एग्जाम्प्ट वाला प्रोडक्ट, तो भाई एग्जाम्प्ट बेच रहा है तो सेक्शन 23 में लगना नहीं चाहिए। सेक्शन 23 क्या बोलता है, अगर आप एग्जाम्प्ट बेचते हो तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है नहीं है, तो बच गया वो। लेकिन सेक्शन 24 बोलता है अगर आप किसी और के बिहाफ पे बेच रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी इसके लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट को इस केस के ऊपर क्लैरिफिकेशन निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सेक्शन 23 में भी आ रहा था ये केस और सेक्शन 24 में भी आ रहा था। 24 की वजह से उसकी लायबिलिटी आ रही थी और 23 की वजह से वो बच रहा था। तो अब उसको करना क्या है, उसके क्या क्लैरिफिकेशन आई वो समझना। केस समझ आ गया। दो चीजें होगी, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग उस एजेंट की लायबिलिटी थी रजिस्ट्रेशन लेने की, और सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी नहीं। अब हुआ क्या फाइनल, कहता हाउएवर जनरली अ कमीशन एजेंट अंडर एपीएमसी एक्ट सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, और वो एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। इफ ही सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ये हमने पढ़ लिया था कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट है और वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड वाला कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। Thus a commission agent who is making supply on behalf of non taxable person, अब एग्रीकल्चरिस्ट के बिहाफ पे वो प्रोडक्ट बेच रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट टैक्सेबल नहीं है, वो क्या बन गया, नॉन टैक्सेबल। तो नॉन टैक्सेबल के बिहाफ पे अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सेक्शन 24 एक बार रीड कर लो साथ साथ, निकालना सेक्शन 24 का वो पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 18 पे। कहता है पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। पहली बात तो क्या है, आपकी जो गुड्स या सर्विस है वो क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर, और जिसके बिहाफ पे बेच रहे हो वो पर्सन की क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन। अब जिस मैं एग्रीकल्चरिस्ट के प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो वो एग्रीकल्चरिस्ट टैक्सेबल पर्सन नहीं है, क्योंकि वो एग्जम्प्ट वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो बच गया यहां से भी। वापिस आ जाओ। तो जब इनका सर्कुलर आया, इन्होंने पहले सारा बताया, सारी बात बताई कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे ऐसे एग्जम्पशन में बाहर है, और सेक्शन 24 में भी ये केस जाता दिख रहा है, सेक्शन 23 में भी जाता दिख रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या किया उन्होंने, तो कहता है हाउएवर वेयर अ कमीशन एजेंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अगर वो रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग लायबल बनता है, सच एन एजेंट विल बी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड कंपल्सरी, तब उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी सीन अंडर प्रीवियस हेडिंग दैट पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। ठीक है, तो सारी बातें इसने बता दी। इसने कहा कि अगर आप किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है उसका, जैसे जिनको बोलते हैं आड़ती है, ठीक है, वो क्या करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर किसान से फसलें लेके आगे कमीशन पे बेचते हैं, कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, आड़ती भी बोलते हैं। तो उनके ऊपर इसने सर्कुलर ने सारी बातें क्लैरिफाई कर दी। उसने कहा देखो जो पीछे का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला है वो टैक्सेबल पर्सन तो है नहीं, क्योंकि वो 100% एग्जाम्प्ट बेच रहा है। ठीक है, तो अगर आप उस पॉइंट से बात करो तो सेक्शन 24 में आप नहीं कवर हो रहे। ठीक है, तो आपका कमीशन जो है वो टैक्सेबल नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात बताई इसने। फिर इसने ये भी बताया कि अगर आप उसके रिवर्स चार्ज वाला केस ही बताया कि कई केसेस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज भी हो सकता है ऐसे केसेस पे। ठीक है, कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको हमने रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं किया। अगर मान लो वो चीज टैक्सेबल होती, कोई ऐसी फसल है जो टैक्सेबल है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोई ऐसा आ गया जो कि टैक्सेबल है, तो फिर टैक्स एग्रीकल्चरिस्ट तो देगा नहीं, क्योंकि उसको तो बाहर करा हुआ है। तो फिर टैक्स कौन भरेगा उस केस में, रिवर्स चार्ज पे कंप्लायंस चलेंगे। और अगर कमीशन एजेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है तो फिर कमीशन एजेंट को टैक्स जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसने सारी बातें बता दी जो भी इससे रिलेटेड थी। सेक्शन 22 में 23 में आई, 24 में। इसने सर्कुलर ने कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, इसने 23 और 24 की बातों को क्या कर दिया, समराइज कर दिया। कि इसने कहा कि भाई आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के फैक्ट्स पुट करके देख लेना कि सेक्शन 23 में 24 में जा रहा है, बच रहा है और सर्कुलर के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं। सर्कुलर ने कोई एग्जैक्ट वन शॉट आंसर नहीं दिया कि यही होगा ही होगा, कि टैक्स लेना है या नहीं, वो केस टू केस जो है डिपेंड करेगा। क्लियर है। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हम उसको समझते हैं।
पहला केस है मीनू सप्लायर है महाराष्ट्र में, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हर ओन लैंड विद इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो सेल्ड आउटसाइड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उसकी लैंड है, वहां से उसने एग्रीकल्चरिस्ट है, उसने खेती करी, पोटैटो निकाले, प्रोड्यूस किए, और वो पोटैटो उसने विद इन द सेम स्टेट में बेचे, आउटसाइड द स्टेट भी बेचे, दोनों जगह बेचे। बताओ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं है? नो सर, रीजन एग्रीकल्चरिस्ट प्लस कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चरिस्ट है प्लस कल्टीवेशन ऑफ लैंड है। देखो नीचे कहता है सेक्शन 24 कहता है कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 24 क्या कहता है? इंटरस्टेट। अब आपको सारा बताना है 22, 23, 24, जब भी वो रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना पूछेगा, आपको तीनों बताने पड़ेंगे। लास्ट क्लास में किए थे एग्जांपल्स। तो सेक्शन 24 क्या कहता है कि भाई इंटरस्टेट है तो लेना है, पहली बात। ठीक है, फिर सेक्शन 23 आया। 23 कहता है अगर एग्रीकल्चरिस्ट है और सारा का सारा कल्टीवेशन ऑफ लैंड है तो फिर नहीं लेना। दो बातें होगी। फिर कहता है मीनू जो है एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज में, तो बात क्लियर होगी। 23 में जा रहा है केस। Thus she is not liable for registration, ignoring the fact that she is engaged in interstate supply। तो अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर भी रही है, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग लायबल हो भी रही थी, फिर भी सेक्शन 23 ने उसको बचा लिया, क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट थी और कल्टीवेशन ऑफ लैंड अगर आप करते हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिमिट दी होती है। अरे फर्दर मीनू विल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन द गिवन केस इवन हर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड भी कर जाए तो। ठीक है, यानी कि ये वाला जो आपका केस है और ये वाला केस है, इस केस में मैंने आपको कहा था इसमें आपको जो है 24 को नहीं देखना। यहां पे अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी इंक्रीज कर जाती है, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो या फिर 100% एग्जम्प्ट वाला काम कर रहे हो, इन दो केसेस में सिर्फ सेक्शन 23 सेक्शन 22 को भी क्या करता है? ओवर। ये दो केसेस में ये 22 को भी ओवररूल कर रहा है और 24 को। ये वाला तो नहीं करता था 22 को, ये वाले पॉइंट्स जो थे ये सेक्शन 22 को ओवररूल नहीं करते थे, जबकि पहले दो पॉइंट जो है वो सेक्शन 22 को भी ओवररूल करते हैं। तभी इसने जब हमने सेक्शन 23 पढ़ा, इसने दो पार्ट्स में बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में ये दो दिए और पार्ट 2 में ये 4 दिए। रीजन यही था कि ये सेक्शन 22 को भी ओवररूल कर जाते हैं और ये सेक्शन 22 को ओवररूल नहीं। यानी कि अगर एग्जांपल आता है आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, इंटरस्टेट करते हो, तो क्या सेक्शन 24 लगेगा? सेक्शन 24 कहता है इंटरस्टेट पे टैक्सेबल है, तो ठीक है, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग टैक्स रजिस्ट्रेशन आ गया। सेक्शन 22 कहता है लिमिट से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 23 कहता है कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट और कल्टीवेशन ऑफ लैंड करो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। 22 भी ओवररूल और 24 भी ओवररूल। बात क्लियर है? ये दोनों आपका 22, 24 दोनों को ओवररूल करते हैं। ये वाला ध्यान रखना 22 को ओवररूल नहीं करता, 22 तो मानना पड़ेगा। दूसरा, जीनू ऑयल्स गुजरात की थी, सप्लाई करती है मशीन ऑयल और साथ में पेट्रोल। फर्दर इट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, रिफाइनिंग ऑफ ऑयल का भी काम करते हैं, सर्विस भी दे रही है, गुड्स भी दे रही है, सर्विस भी। टोटल टर्नओवर जो है मशीन ऑयल की वो कितनी है? 10 लाख, और सप्लाई ऑफ पेट्रोल कितनी है? 5 लाख, और सर्विस कितनी है? 6 लाख। ठीक है, 3 चीजें होगी। टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख, नॉन टैक्सेबल सप्लाई 5 लाख, सर्विस 6 लाख, टोटल 21 लाख। ठीक है, 3 सेक्शन चेक करोगे 22, 23 और 24। सबसे पहले 22 लिमिट बोलता था, इसके लिए लिमिट कौन सी आएगी? 10, 20 या 40? सर्विस भी आ गई। 40 लाख वाली लिमिट सर्विस के लिए थी। सर्विस के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख। तो एज पर सेक्शन 22 लिमिट कितने की है? 20 लाख, पहली बात। ठीक है, पढ़े देखो सेक्शन 24 बता रहे हैं। सबसे पहले कहता है सेक्शन 24 स्पेसिफाई करता है जिन जिन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सेक्शन 24 में जितनी भी कंडीशन पड़ी, किसी में आ रहा है चेक करना? ये 11 कंडीशन पड़ी, उन 11 में किसी में आ रहा है? कौन कौन सी थी? एक बार 11 रिवाइज कराओ जल्दी से। पहली इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का बोला इसने? कुछ नहीं बोला।
तो हम मान लेंगे नहीं बेच रहा, बस ठीक है। या आप मेंशन करना चाहो तो कर सकता है कि भाई हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरस्टेट नहीं बेच रहा। दूसरी कौन सी थी? कैजुअल, वो भी नहीं है ऐसा कुछ। तीसरा रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज का भी कोई केस नहीं आया। चौथा एनआरटीपी का भी कुछ नहीं है। पांचवा ईसीओ का भी कुछ नहीं है। अगला 95 वाला ईसीओ वो भी नहीं है। और टीडीएस टीसीएस का भी कुछ नहीं है यहाँ पे। और इन बुक सर्विसेज आईएसडी का भी कोई केस नहीं है। ओआईटी ऑनलाइन का भी कुछ नहीं है इसका। कुछ नहीं है, एजेंट वाला केस भी नहीं है। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन। कोई नोटिफिकेशन। तो 11 हमने सारे देख लिए। ठीक है, मतलब सेक्शन 24 तो इस क्वेश्चन पे लग नहीं रहा कहीं भी। अब कौन सा बच गया? 22 और 23। 22 की लिमिट हमने देख ली 20 लाख है भाई, वो एक्सीड कर रही है। ठीक है, 23 और देखते हैं, नीचे और देखते हैं। कहता हाउएवर एज पर सेक्शन 22 रेडी विद नोटिफिकेशन दिस सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट अगर उसकी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ऊपर जाती है। उसने बताया थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख इन स्टेट की और 20 लाख बाकी सबकी है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट, अब इसकी स्टेट कौन सी थी? गुजरात। गुजरात पे 10 लाख है कि 20 लाख? 20 वाले में आ रहा है गुजरात। तो कहता कि यहाँ पे गुड्स और सर्विस अगर आप दोनों बेच रहे हो तो 20 लाख की लिमिट आपको मिलेगी। फर्दर एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होती है एक्सक्लूड होती है? एग्जेम्प्ट वाली इंक्लूड होती है। इंक्लूड होती है। तो मैं 21 बोलूंगा या 16 बोलूंगा? 21। आप बताओगे कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में ये भी आता है तो 16 नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे? 21। तो क्योंकि 21 20 को क्रॉस कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के अंदर बतानी पड़ेगी कि भाई 24 में भी कहीं नहीं आ रहा, 23 चेक करो, 23 में भी नहीं आ रहा, फिर आपने 22 चेक किया, आप कहोगे कि 22 के अकॉर्डिंग 3 में से सबसे पहले स्टेट चेक करोगे। 22 में स्टेट के अकॉर्डिंग किस में जा रहा है? 20 वाले में जा रहा है। सर्विस है तो 20 वाले में आया। ठीक है, और फिर आप लास्ट में बताओगे कि ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होती है और फिर ये नहीं, वो मार्जिनल सर्विस का कांसेप्ट तो अलग था आपका, उसमें कंपोजिशन, वो तो कंपोजिशन में था, यहाँ कोई लेना देना नहीं उसका, वो सिर्फ कंपोजिशन में था। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो। ठीक है, टीलो इज वर्किंग एज एन एजेंट। एजेंट है तो सेक्शन 24 में आ गया। ठीक है, सेक्शन 24 क्लिक कर गया, एजेंट वहां जा रहा है। ही इज सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एज एन एजेंट टू टेको हु इज रजिस्टर्ड। तो एक एजेंट दूसरे रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वाले को सर्विस दे रहा है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही। फिर भी करना पड़ेगा। सेक्शन 24 एग्रीगेट टर्नओवर को ओवररूल करता है, सेक्शन 24 22 को ओवररूल करता है। आप दोनों बताओगे, पहले सेक्शन 22 बताओगे, फिर सेक्शन 24 बताओगे, फिर बताओगे कि 24 कहता है कि टर्नओवर को कोई लेना देना नहीं है, तो 24 22 को क्या कर गया? ओवररूल, और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर है? ये 3 सेक्शन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे, 22 23 24। क्वेश्चन आंसर करना आ गया? कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको 22 का भी रेफरेंस देना है, आपको 23 का भी रेफरेंस देना है, आपको 24 का भी, और तीनों का फिर कंक्लूड करके आप बताओगे कि कौन सा किसको ओवरराइड कर रहा है। वो केस टू केस आप करोगे जब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आइडिया लगेगा, और उसके बाद फिर आप फाइनल अपना कंक्लूजन दोगे। सर ये थर्ड पॉइंट में अगर टैक्सेबल सप्लाई होती, टैक्सेबल गुड्स है पर टीकू रजिस्टर नहीं है, मतलब प्रिंसिपल रजिस्टर नहीं है, तो रिवर्स चार्ज के अंदर करते इसको रजिस्टर। तो पहले उसकी चेक करते हैं लिमिट क्या है। नहीं, फिर तो आपका 24 तो बच गया ना। 24 में वो 24 तो कहता था टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। सेक्शन 24 देखो ना, 24 निकालो। अभी एग्रीकल्चर वाला जो था ऐसे तो बचा था एजेंट, वो कहता है पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई। एक तो सप्लाई टैक्सेबल होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ अदर, और जिसके बिहाफ पे बेच रहे हो वो कौन होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन। तो प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन होगा तभी तो एजेंट बनेगा। अगर प्रिंसिपल ही टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो फिर एजेंट नहीं फॉलो। सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए और प्रिंसिपल टैक्सेबल होना तो ये थर्ड पॉइंट में लाइन नहीं करेगा पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड टू रिवर्स चार्ज। नहीं सॉरी, रिवर्स चार्ज में कैसे आ जाएगा? ठीक है, थर्ड रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज में कैसे आ जाएगा? कोई अब गुड्स तो टैक्सेबल है ही, अब प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा उसके ऊपर टैक्स, तो रेसिपिएंट करे मतलब नहीं, ऐसा जैसे रिवर्स चार्ज में तो आपका 9(3) और 9(4) था, उस 9(3) की लिस्ट में कहीं थोड़ा आ रहा था ये केस, कोई केस था ही नहीं वहां ऐसा। मतलब अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो टैक्स कौन
कौन पे करता? नहीं होता ना। आप सिंपल सी चीज सोचो, प्रिंसिपल भी छोटा पर्सन है, एजेंट भी छोटा पर्सन है। जब प्रिंसिपल ही रजिस्टर्ड नहीं है तो एजेंट क्यों होगा? तो इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स नहीं होगा ना पे। टैक्स ही नहीं होगा। मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन मेरी सेल अगर मान लो 40 लाख से नीचे है, टैक्स पे ही नहीं होगा। टैक्स तो पे होएगा सर, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है उसको, मतलब इनपुट आउटपुट का कोई चक्कर नहीं है। टैक्स पे होगा नहीं होगा तो बात की बात है ना, रजिस्ट्रेशन लोगे तब होगा। रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपके पास, टैक्स कैसे पे कर दोगे? मेरी सेल मान लो 40 लाख से नीचे है, ठीक है, मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मान लो मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मैं मान लो कोई कारपेंटर है, बेंच बना के बेचता है, लेकिन उसकी सेल 40 लाख से नीचे है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो टैक्स कैसे पे हो जाएगा? तो ऐसे तो खरीदने वाला जो होता है कंज्यूमर, वो भी रजिस्ट्रेशन के वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा होता, हाँ। तो उसको टैक्स पे नहीं करता सर। नहीं करेगा पे। टैक्स पे नहीं करता कंज्यूमर, टैक्स कैसे पे होगा? कंज्यूमर टैक्स पे नहीं करता सर। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या कह रहे सर आप? मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं 20 लाख से नीचे सेल है तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होगा, हाँ, ठीक तो है। मैं आपको बिल काटता हूँ, मैं आपको जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट को टैक्स जा ही नहीं रहा इस ट्रांजैक्शन सर पे, इस ट्रांजैक्शन में कोई टैक्स नहीं जा रहा। कोई टैक्स नहीं जाना। अरे मतलब वो जा तो रहा है, इम्प्लाइडली आपने कॉस्ट पे ऐड कर लिया सर। पच नहीं रहा क्या? टैक्स नहीं लग रहा तो मुझे तो लगा था टैक्स तो लगता सिंपल है। सा ऑब्जेक्टिव देखो ना, जो पर्सन 20 लाख या 40 लाख से नीचे सेल कर रहा है, मतलब वो छोटा पर्सन है, हम उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उनकी ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगा रहे ताकि वो सस्ता बेचे। क्या कह रहे सर आप? टैक्स तो मतलब लायबिलिटी नहीं बनेगी, बट टैक्स तो ऑटोमेटिकली गया, वो कॉस्ट में ऐड टैक्स कर कैसे देगा। चला जाएगा? सीजीएसटी के नाम का नहीं आएगा, लेकिन सेल के नाम का तो टैक्स आएगा ही आएगा सर। मेरी सेल अगर 20 लाख से नीचे है, मेरी सेल अगर 20 लाख से नीचे है, मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा, तो मैं टैक्स कैसे पे कर दूंगा गवर्नमेंट मेरे को? पास रजिस्ट्रेशन है सर, मैंने आपको ये कैलकुलेटर बेचा 18% टैक्स में। रजिस्ट्रेशन है तो भरो टैक्स। आपके पास नहीं है, मेरे पास है, मैंने हाँ। आपको बेचा और आप हाँ। आगे फर्दर सेल कर रहे हाँ, हैं, हाँ, ठीक हाँ। है? तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी कॉस्ट में फिर तो लग गया टैक्स, फिर तो तुमने लगा ही दिया, एक बार टैक्स लग गया। हाँ तो यही तो कहना चाह रहे यही तो मैं हैं। कहना चाह रहा हूँ, मतलब आप तो कॉस्ट में ऐड करोगे। हाँ, मैं cost में add करूंगा। सीजीएसटी के नाम का नहीं आएगा, हाँ। लेकिन वैसे तो टैक्स गया। वो तो देखो एक पर्सन ने पे कर ही दिया ना, हाँ, यही तो मैं बात कह रहा खत्म। हूँ। लेकिन अगर मैं ही मैन्युफैक्चरर हूं, मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं ही मैन्युफैक्चरर हूं, तब थोड़ा जाएगा। मैन्युफैक्चरर एग्जाम्प्ट होता ही नहीं जीएसटी से। अगर मैं ही मैन्युफैक्चरर हूं, बात समझो, मैं पीछे से एक बार समझ लो भी, इस चीज को यहीं क्लियर करके चलो। मैं ट्रेडर हूं, पहला केस, 3 एग्जांपल लेंगे। मैं ट्रेडर हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, या फिर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है? इस डाउट को एक बार यहां क्लियर करके चलना। पहली तो बात, अगर आप, हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ लिया, 3 सेक्शन हो गए हमारे, 22, 23 और 24। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप बाकी कंप्लायंस करोगे, पहली बात। यानी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मेरे पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड है जिसमें मैं ओपन करके रिटर्न चढ़ाऊंगा, बिल काटूंगा, टैक्स पे करूंगा। अगर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मैं टैक्स कैसे पे करूंगा? तो पहली बात तो टैक्स उसको पे करना है, कंप्लायंसेस जीएसटी के उसको करने हैं जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको नहीं करना। पहली बात क्लियर होगी। 3 एग्जांपल लेते हैं। ये जो पर्सन है ट्रेडर है पहले, या फिर मैन्युफैक्चरर, या फिर सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप ट्रेडर हो तो आप कुछ खरीद के लाओगे, आगे बेचोगे, यही काम है, ठीक है? ये वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो ये जीएसटी लगा के देगा। क्लियर? कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लो। कैलकुलेटर कंपनी से बना हुआ है, वो कंपनी की सेल तो 40 लाख से ज्यादा ही होगी ना। जो कंपनी कैलकुलेटर बना रही है उसकी सेल तो 40 लाख से ज्यादा ही होगी, और वो मान लो दिल्ली में बन रहा है तो दिल्ली से हिसार आ रहा है, इंटरस्टेट है वैसे ही, तो उसके लिए तो मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन लेना, एज पर सेक्शन 24 या 22 जो भी लगा लो। तो उस कंपनी ने, कैलकुलेटर वाले ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मैंने खरीदा, ठीक है, मेरी छोटी दुकान है, तो मैं रजिस्टर्ड हो भी सकता हूं, मैं रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकता। दोनों केस हो गए। अगर तो मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हूं, यानी कि मेरी सेल 40 लाख से ऊपर है या कम थी बट मैंने वॉलंटरी ले लिया। 40 लाख से ऊपर सेल है तो मेरे लिए जरूरी है टैक्स लेना, या सेक्शन 24 के अंदर कहीं फॉल कर गया तो भी जरूरी है लेना, या 24, 22, 23 कहीं भी नहीं आ रहा फिर भी मैंने अपनी मर्जी से जीएसटी ले रखा है, तो मतलब मैं रजिस्टर्ड हो गया। अगर ये ट्रेडर रजिस्टर्ड है
ये भी रजिस्टर्ड था, ये भी रजिस्टर्ड है। तो जितना जीएसटी लेके आएगा ये इसका इनपुट ले लेगा, और आगे मैं जब आपको बिल काट के दूंगा मैं जीएसटी लगा के दे दूंगा। बात समझ आ गई? इसने जीएसटी लगाया मान लो 10 रुपए, मैंने वो 10 का इनपुट ले लिया। अब मान लो मैं 12 का टैक्स लगा रहा हूं, तो 2 रुपये ऊपर दो। या मान लो 10 का जीएसटी इसने लगाया था 10 रुपए का, 10 का मेरे को इनपुट मिल जाएगा। मैंने जीएसटी आपको लगाया कितने का? 12 का। तो मैं सरकार को कितना पे करूंगा? 2 रुपए पे कर दूंगा। अब जो आपको कैलकुलेटर मिला उसके ऊपर बिल पे कितना जीएसटी लगा हुआ है? 12 रुपए। 12 में से 10 इसने भर दिया था और 2 रुपए मैंने भरा। डबल टैक्सेशन नहीं हुआ। ठीक है, आपके बिल पे आपको जीएसटी लगा हुआ दिख रहा है 12 रुपए, 10 पीछे वाले ने भरा, 2 मैंने भरा, 12 रुपए। बात खत्म? याद तक बात क्लियर है? दूसरी चीज, अब ये पर्सन रजिस्टर्ड था, अगर ये ट्रेडर अनरजिस्टर्ड हुआ तो 10 रुपए तो टैक्स लग चुका। अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, क्या आपको आईटीसी मिलेगा? नो सर, नहीं, क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो। कॉस्ट में ऐड करो। आप इसको अपनी किस में ऐड करोगे? कॉस्ट में। क्या आप आगे जीएसटी लगाओगे? नो सर, नहीं, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। अब मैं जो आपको बिल काट के दूंगा उस बिल पे मैं जीएसटी नहीं लिखूंगा, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 10 रुपए टैक्स जा चुका है। पिछले केस में 12 रुपए गया था, यहां 12 नहीं गया, यहां कितना गया? 10 रुपए। और वो अल्टीमेटली कॉस्टिंग किस पे डाली मैंने? आप पे तो डाली है। यही बात, मतलब टर्म्स में नहीं आया। बात समझ आ गई? तो अगर मैं अनरजिस्टर्ड था तो मैंने रजिस्टर्ड नहीं ले रखा, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, मेरे को कोई जीएसटी पे नहीं करना, लेकिन प्रोडक्ट पीछे से आ रहा है, पीछे तो टैक्स लग के ही आया होगा ना, तो अल्टीमेटली वो 10 का बर्डन आपके ऊपर जा चुका। बोलो, यहां तक बात समझ आई? इसमें कोई डाउट ट्रेडर में? क्लियर है? अब आते हैं मैन्युफैक्चर पे, इसको ध्यान समझना। मैन्युफैक्चर का मतलब है इसके पीछे कोई भी पर्सन नहीं है, या अगर है तो इनपुट वगैरह हो रहे होंगे। जैसे जो कारपेंटर है, कारपेंटर बेंच बना के बेचता है, तो उसका इनपुट क्या होगा? लकड़ी लेके आया होगा, फेविकोल लेके आया होगा, लोहा लेके आया होगा, ये सब चीजें लाया होगा। तो मैन्युफैक्चर जो चीजें लेके आया है उनके ऊपर वो जीएसटी पे करके आया होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर लकड़ी खरीद के लाया, लकड़ी पे टैक्स भरा होगा उसने, लोहा खरीद के लाया, लोहे पे भी जीएसटी भरा होगा, फेविकोल खरीदी उस पे भी जीएसटी भरा होगा। अगर तो ये रजिस्टर्ड है तो ये इस सारे जीएसटी का क्या ले लेगा? इनपुट। और जो आपको बेंच बेचेगा उस पे क्या लगा देगा? जीएसटी। और जो डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट को क्या कर देगा? ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। क्लियर है? लेकिन अगर ये है अनरजिस्टर्ड तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसको कोई इनपुट नहीं मिलेगा, इसको आगे जीएसटी चार्ज करना भी नहीं है। लेकिन ये तो ऑलरेडी कॉस्ट का पार्ट हो चुका। जो चीज एक बार जीएसटी लग गई स्टार्टिंग में वो तो कॉस्ट का पार्ट बन चुकी। हाँ, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो फर्दर कुछ जीएसटी ऐड ऑन नहीं होगा, बस इतना चीज है। तो कंपैरेटिवली इसका प्रोडक्ट दूसरों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता हो सकता है। जैसे इसका 12 जीएसटी लग रहा है, इसका 10, तो ये 2 रुपए सस्ता दे देगा। बात समझ आई? अब सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर अगर रजिस्टर्ड है, मान लो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मेरी सेल 20 लाख से नीचे है तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होऊंगा, और 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होऊंगा। अगर रजिस्टर्ड हूं तो मैं आपको जो बिल काट के दूंगा उस पर जीएसटी लगा के दूंगा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं जीएसटी लगा के नहीं दूंगा। तो जीएसटी नहीं लगा, इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं है। तो जो छोटे लोग हैं जिनकी सेल लिमिट से कम है, जिनके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है, एक तरह से उनके ऊपर टैक्स का बर्डन भी नहीं जाता। हाँ, जो पीछे जुड़ चुका होता है वो तो जाएगा ही जाएगा ना। बोलो, यहां तक कोई डाउट? तो सर ये सर्विस वाली जो पहले ट्रांजैक्शन है जहां जीएसटी और बंदा रजिस्टर्ड, ये ट्रांजैक्शन अभी ट्रेसेबल तो है ही नहीं। ट्रेसेबल इसलिए नहीं है ना क्योंकि ट्रांजैक्शन छोटी है। अब मान लो लोग होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं घर में, उनकी सेल 2 लाख 5 लाख 10 लाख होती है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन थोड़ा कराएंगे। उस ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को भी टैक्स थोड़ा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? उस चीज को सस्ता करना। 18% जीएसटी, अब ऐसे अकेडमीज पे जीएसटी 18% है तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनकी कॉस्टिंग कम होगी आपकी। तो जो छोटा पर्सन है अगर मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट देगा तभी तो कंपीट कर पाएगा दूसरों को। क्लियर है? तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जिसके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, एक तरह से
उनकी सेल कम है, वो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है, तो वो टैक्स भी गवर्नमेंट को कोई पे नहीं कर रहे। हाँ, पीछे कोई लग चुका होगा तो वो तो जा चुका गवर्नमेंट को टैक्स, ठीक है, बट हमारी स्टेज में कोई टैक्स नया नहीं जाएगा। बोलो भी, डाउट क्लियर हो गया ये, ठीक है।